नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तनातनी खत्म करने के लिए एक अहम सलाह दी है। इसने कहा है कि एलजी और मुख्यमंत्री को राजनीतिक कलह से ऊपर उठना चाहिए। इसके साथ ही उसने कहा कि वो दिल्ली सरकार से सेवाएं छीनने वाले केंद्रीय अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने को इच्छुक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की है। इसी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना से उन पूर्व न्यायाधीशों के नामों पर चर्चा करने को कहा जो राष्ट्रीय राजधानी के बिजली नियामक, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के प्रमुख हो सकते हैं। अदालत ने कहा, आदर्श स्थिति ये है कि दोनों चेयरपर्सन के लिए एक नाम पर सहमत हों। हम इसमें कदम नहीं रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ बैठें और इसे सुलझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि ड्रग तस्करी के आरोपी को भी लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने यह कहा है कि लंबे समय तक जेल अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार की दी हुई गारंटी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के एक केस में जमानत याचिका पर विचार कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल की स्थिति सशर्त स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 37 के तहत कानूनी प्रतिबंध को खत्म कर देगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस केस में ड्रग तस्करी के आरोपी व्यक्ति के पास से 247 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि आरोपी पूर्व में ही 3.5 साल से अधिक समय तक जेल में बिता चुका है। अजीत पवार की बगावत से शुरू हुई महाराष्ट्र की सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। आज एक बार फिर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपने गुट के नेताओं को साथ लेकर एक बार फिर शरद पवार से मिले। 2 दिन में शरद पवार से वाई.बी. चौहान सेंटर में उनकी ये दूसरी मुलाकात है। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और पहले दिन सेशन में हिस्सा लेने एनसीपी के कई विधायक नहीं आए। विधायकों के सत्र में हिस्सा नहीं लेने की वजह से यह पता नहीं चल पाया है कि कितने विधायक किस गुट के पास हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई को एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो अजीत पवार के साथ वाई.बी. चौहान सेंटर में शरद पवार से मिले। उन्होंने कहा, हमने पवार से आशीर्वाद लिया जिस तरह से हमने कल उनसे विनती की थी कि पार्टी एक संग रहनी चाहिए और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन उस दिशा में हो। इसी विनती के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं। आम चुनाव 2024 में 1 साल से भी कम समय बचा है। कांग्रेस और भाजपा अपनी सदी हुई रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की रणनीति तैयार करने के लिए करीब 26 विपक्षी दल बेंगलुरु में बैठक करने वाले हैं। पीटीआई के अनुसार 8 दल जो पटना में पहली विपक्षी बैठक का हिस्सा नहीं थे, वो बेंगलुरु में आज सोमवार को विचार विमर्श में शामिल होंगे। बेंगलुरु में ये बैठक 17 और 18 जुलाई को होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2/3 आबादी बीजेपी को हराने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता बीजेपी को कड़ाई शिकस्त देगी। मुझे हर तरफ से इनपुट मिल रहे हैं। देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। वहीं संयुक्त विपक्ष की बैठक के लिए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बेंगलुरु पहुंच गए हैं। वहीं संयुक्त विपक्ष की बैठक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी बेंगलुरु पहुंचे। इसके अलावा बाकी नेताओं का आज शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक से पहले पीएम मोदी पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी बोले थे कि मैं अकेला ही सब पर भारी हूं, तो फिर 30 पार्टियों को क्यों जुटा रहे हैं? 30 पार्टियों के नाम तो बताएं। हमारे जो भी लोग हैं वो हमारे साथ हैं। हम संसद सत्र के वक्त भी मिलकर काम करते हैं। खड़गे ने कहा कि बेंगलुरु में सभी पार्टियां आई हैं। हम जो कर रहे हैं उसे देखकर वो घबरा गए हैं। जिस पार्टी के टुकड़े हुए हैं उनको वो जुटाकर अपनी संख्या को भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक से पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आज 17 जुलाई की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि वो कल 18 जुलाई को अपनी उपस्थिति दिखाएंगे। एनसीपी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। एनसीपी ने ट्वीट कर बताया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे। विपक्षी दलों की एकता की आखिर जरूरत क्या है और वो क्यों एकजुट हो रहे हैं, इस सवाल का जवाब विपक्षी दलों की बेंगलुरु में होने वाली बैठक को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया है।
इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र की रक्षा, संवैधानिक अधिकारों व हमारे संस्थानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। इसके साथ ही उन खबरों का खंडन किया गया कि वरिष्ठ नेता आज नहीं बल्कि कल शामिल होंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ किया कि विपक्षी दलों की बैठक कल यानी मंगलवार सुबह शुरू हो रही है और आज रात्रि भोज है। जयराम रमेश ने कहा कि 26 पार्टियों की बैठक की शुरुआत कल सुबह 11 बजे होने वाली है। आज रात को कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भोज दिया है, लेकिन बैठक औपचारिक तरीके से कल 11 बजे शुरू होगी। उन्होंने आगे कहा कि कल शाम 4 बजे सभी 26 दलों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विपक्षी दलों की दूसरी महाबैठक को लेकर जेपी नड्डा ने रविवार को तंज करते हुए यूपीए का मतलब बताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपनी वंशवादी राजनीति को बचाने के लिए गठबंधन बना रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए का मतलब है उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का प्रस्तावित गठबंधन देशभक्ति लोकतांत्रिक गठबंधन नहीं है, बल्कि वंश संरक्षण गठबंधन है। बेंगलुरु विपक्ष की बैठक से पहले कांग्रेस नेता ईश्वर खंडरे ने दावा किया है कि महागठबंधन जीतेगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी का कर्नाटक से सफाया हो गया, उसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में देश से भी उसका सफाया हो जाएगा। महागठबंधन जीतेगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि विपक्ष की बैठक 2024 की दिशा बदल देगी। राजस्थान के जोधपुर में 17 साल की दलित लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि घटना 16 जुलाई की है। अभियुक्तों के नाम समुंदर सिंह, धर्मपाल सिंह और भट्टम सिंह है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों ने लड़की के प्रेमी को पहले पीटा और फिर लड़की के साथ गैंगरेप किया। डीसीपी ने बताया कि लोकेंद्र सिंह एबीवीपी से टिकट लेने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने कहा कि अभी जो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए हाल ही में किराए का कमरा लिया गया था। हालांकि एबीवीपी ने अभियुक्तों से किसी तरह के कनेक्शन होने की बात को खारिज कर दिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की बात कही है और कहा है कि मामले में न्याय किया जाएगा। चीन की अर्थव्यवस्था में 1 साल पहले लगभग स्थिर वृद्धि के बाद साल की दूसरी तिमाही में 6.3% की वृद्धि हुई है। विश्लेषकों की उम्मीदों से ये कम है, जबकि आने वाली तिमाही में गति कमजोर होने की उम्मीद जताई जा रही है। नेगेटिव खबरों के कारण जीडीपी आंकड़ा जारी होने के बाद कई चीनी शहरों में गिरावट आई है। बता दें, आने वाले महीनों में चीन की जीडीपी और धीमे होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।